कि लोग बाग ना संगठन बनाते हैं और फिर किसी आदमी को जुड़ने के लिए कहते हैं। मान लो मैं किसी भाई को जुड़ने को बोलूं कि जी आप हमारे साथ जुड़ जाओ, तो उस आदमी ने जो अपने जीवन में कमाया होता है, जो लोग कमाए होते हैं या जो क्रेडिबिलिटी कमाई है, वो संगठन लेके चल पड़ता है, उस सारी क्रेडिबिलिटी को लेके निकल लेता है। और बाद में उसके हाथ में फिर बंदा तो ये सोचता है कि मैं मजबूत चीज़ का हिस्सा बनूं, तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहता फिर पीछे। तो इसलिए हमने विचार दिया कि बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करने का एक आइडिया आया। तो अपन 3 साल से इस मुहिम में थे। इसमें हमने ना तो कभी कोई प्रधान बना हमारा, ना हमारा कोई ऐड बना, और हमने कहा कि हम इसको नेचुरल तरीके से एक नेतृत्व इवॉल्व करने का एक मंच बनाते हैं कि नेचुरल नेतृत्व जिसके अंदर है वो, कि हर आदमी का अपनी ज़िंदगी का एक मकसद और विजन है कि मैं ये करना चाहता हूँ। कोई आदमी खेती बचाना चाह रहा है, कोई आदमी एजुकेशन पे काम करना चाह रहा है, कोई हेल्थ पे आयुर्वेद पे काम करना चाह रहा है, कोई समाज के दूसरे मुद्दों पे करना चाह रहा है, कोई राजनीति करना चाहता है। तो ऐसे करके हर एक आदमी के अपने मिशन और विजन है। तो उन मिशन और विजन पे कई बार कोई दूसरा संगठन इसलिए नहीं आता कि उस संगठन की ताकत बढ़ेगी और मेरा संगठन को, मैं अपना संगठन उसके साथ क्यों लगाऊं। तो हमने फिर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया और इस मोटे मोटे इस यात्रा को, इस संगठन जनता सरकार मोर्चा को बने हुए 3 साल हो गए। तो 3 साल के बाद अब हमारे पास एक अच्छी खासी मतलब समझ वाले लोगों की एक टीम तैयार हुई है, अच्छी बड़ी टीम तैयार हुई है। तो उस टीम को लेकर के आगे बढ़ने का प्लान था कि जो अपना विजन है वो अब हम गांव को बताने के लिए तैयार हैं। अगर गांव भी इस विजन में अपने साथ आता है तो फिर इसको प्रत्येक गांव तक लेकर के जाएंगे। तो मोटे तौर पर जो विजन है वो ये है कि हमारे 2 मकसद हैं मोटे मोटे। पहला मकसद है जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों के ऊपर फैसले लेने का अधिकार गांव का होना चाहिए। इसके ऊपर कोई सरकार, अधिकारी, डीसी, कलेक्टर का नहीं। गांव को अपने आप में सर्वाइवल के लिए इसका जैसा इस्तेमाल करना चाहे वो गांव करेगा। दूसरा, गांव में भी ग्राम पंचायत नहीं करेगी, ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब है सारे गांव के 18 साल से ऊपर के लोग मिलके, 70% लोग जिस चीज के लिए सहमत होंगे। 70% लोग आमतौर पे वैसे अगर कोई वोटिंग करें या अच्छा बुरा करें तो वहां पे तो शायद सहमत नहीं होंगे, पर जब बात सबके फायदे की होगी तो कोई भी मना नहीं करता होता। इसमें मना करने वाले फिर बहुत थोड़े रह जाते हैं। तो एक मकसद तो ये, और दूसरा मकसद ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 5-6 चीजों में से 6 चीजों में से पैसे का और पूंजीवाद का खात्मा। कि गांव के बच्चे को शिक्षा अगर प्राप्त करनी है तो उसके माँ बाप की ड्यूटी नहीं है उसको शिक्षित करना, क्योंकि फिर केवल वो लोग ही शिक्षित हो पाएंगे जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन है। और बच्चा क्योंकि समाज की पूंजी है, इसीलिए उस बच्चे की शिक्षा का इंतजाम करना समाज का काम है, ना कि सरकार या माँ बाप का। क्योंकि बच्चा माँ बाप के जरिए पैदा तो हुआ है, लेकिन वो माँ बाप की जागीर नहीं है। उसे समाज में रहना है, समाज के लिए काम करना है, तो उसको तैयार करने का काम समाज का हो और समाज तय करे कि उसको किस तरह के बच्चे चाहिए भविष्य में, मतलब उनको किस तरह की जनरेशन चाहिए। जब से सरकार शिक्षा के अंदर घुसी है, बच्चों को माँ बाप ने केवल नौकरी प्राप्त करने का जरिया बना लिया कि ये पढ़े लिखेंगे, उससे इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट से ये कोई जॉब करेंगे। नौकरी को उन्होंने सेफ्टी साइड मान लिया और समाज को उन्होंने सेफ साइड की उस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। तो अब समाज के अंदर डे बाय डे अपराध भी बढ़ रहा है, नशा भी बढ़ रहा है, लोग एक दूसरे से टूट रहे हैं, ऊपर से बीमार हो रहे हैं। परिवार के लेवल पे भी खंडन इस लेवल पे आ गया कि अब आदमी अकेला सरवाइव करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है और सब डरे हुए हैं। तो
इस पूरी मिशन में हमने जो लोगों ने अपने, किसी ने 15 साल, किसी ने 20 साल लगाए थे, उन लोगों से संपर्क किए, उनसे अनुभव लिए, उनसे ट्रेनिंग ली, उनसे जाना, उनको अपने साथ लगाया। कुछ कुछ गाँव में टेस्टिंग ट्रायल के तौर पे हमने उन पे काम करके देखा। बहुत से लोगों, मतलब बहुत से क्या, लगभग सभी जगह कामयाब भी हुए। तो थोड़ा हौसला बढ़ा कि इसको अब बड़े लेवल पर, पूरे समाज के लेवल पर बात को लेके जाया जाए। मेरे पास खुद एक ऐसी कला, एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा टैलेंट है कि मैं इस पे काम करने वाला इंडिया का पहला आदमी हूँ कि हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को, किसी भी इंसान के बारे में, यानी कोई भी, आप में से कोई भी है, किसी के भी विषय में मैं ये टेस्ट करके ये बता सकता हूँ कि आपका जो दिमाग परमात्मा ने दिया है वो किस तरह का है और आपको किस तरह के काम करने के लिए पैदा किया गया है। यानी कि हर एक व्यक्ति को शरीर में, दिमाग में ऊर्जा मिलती है, जो दिमाग में जो न्यूरल कनेक्शन है उसी के हिसाब से वो बंदा अपना बिहेवियर और अपनी एजुकेशन, अपना रोजगार, अपना इंटरेस्ट, अपना व्यवहार तय करता है। तो उस पर्टिकुलर बच्चे का दिमाग कैसा है ये पता लगाया जा सकता है 3 साल की उम्र में। तो यदि हम पूरे गांव के सभी बच्चों का टैलेंट 3 साल की उम्र से ही पता लगा लें और उनको तैयार करने का काम अपने गांव में ही कर लें और फिर रोजगार उसी हिसाब से हम तय कर लें, तो गांव में एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया जा सकता है जिसमें एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। प्रत्येक हाथ को काम दिया जाना संभव है। और इस पे हमने यहीं आपके इधर महेंद्रगढ़ में ताजपुर गांव है, इसमें 2019 में इसके ऊपर ट्रायल किया था और 2020 में 2 मार्च 2020 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ हुआ था जो हमारे 6 महीने की, सितंबर में हमने स्टार्ट किया था। तो जो हमारा 6 महीने की प्रोग्रेस थी उस गांव की, उसको हमने पूरे गांव के सामने रखा था और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट्स उसके निकल के आए थे। उसमें फिर 22 मार्च को ये लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद तो फिर सारी प्रोसेस रुकी गई थी, फिर तो कोई कहीं जा नहीं सकता था। और लॉकडाउन खुलने के बाद फिर हमें एक बात समझ में आई कि 1-2 गांव से बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने उस गांव से जो सीखा, उस गांव से मैंने ये सीखा कि जब मेरी उस गांव के अंदर जब मैंने जाके काम करना शुरू किया तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि जहां देवेंद्र बल्हारा या उसकी टीम होगी वहीं ये काम हो सकता है, हम नहीं कर सकते। तो मैंने फिर इसको दूसरा मॉडल बनाने की कोशिश की कि इसको फिर हम ऐसा करेंगे कि इसको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखेंगे, कि ये देवेंद्र के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जैसे मेरा तो एक बच्चे का टेस्ट करने का, उसके माँ बाप को काउंसलिंग और उसको बताने की मेरी तो फीस 1.5 लाख रुपया है एक बच्चे की। तो अब गांव में तो 1.5 लाख रुपया देने वाले कितने लोग मिलेंगे, ठीक है ना। जो देने वाले हैं वह गांव छोड़ के पहले ही शहर जा लिए, जो दिन का देने का जुगाड़ था। और जो हैं भी वो उस लेवल पे करके कर क्या लेंगे, अकेले 1-2 पेरेंट्स तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ज़्यादा क्या करेंगे कि मैं उनके बच्चे को बताऊंगा कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है, वो उसको निखारने के चक्कर में उनको फिर गांव छोड़ना पड़ेगा, तो मैं उल्टा गांव का नुकसान ही करूंगा। तो हम बेसिकली गांव बचाने की इस प्रक्रिया में हम इसको ऐसे लेके गए कि भाई एक काम कर लो, जो अगर गांव अपना यूथ, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं और अगली जब मीटिंग अपने इस गांव में होनी हो तो हम सारे गांव के पेरेंट्स को इनवाइट कर लें, उसमें 18 साल से ऊपर का सब आदमी आ जाओ उस मीटिंग में। हम सबको ये बता दें कि भाई गलत क्या हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, ये जो रट्टे वाली एजुकेशन है ये आपके बच्चे को कहाँ लेके जाएगी। आपको नौकरियों का जो परसेंटेज है, जितने बच्चे अप्लाई करते हैं, एलिजिबल हैं, उसमें अगर परसेंटेज देखोगे तो नौकरी का परसेंटेज मिलता है जी 0.01% से भी कम। मतलब जो फेलियर की गारंटी है वो 99.99% है। तो इतना लोग फेल होने की गारंटी हो जिस जगह पर, जिस काम में, उस काम के पीछे सभी बच्चों का जाना तो कोई बुद्धि का परिचय नहीं है। तो फिर हमने ये सोचा कि गांव के यूथ को अगर तैयार करके गांव के लिए ही तैयार किया जाए, उनको ट्रेंड कर दिया जाए तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस दिशा में हमने ये सोचा कि जितने लोग आज तक हमने कमाए हैं या जिनको ये बात ठीक समझ में आती है कि आप जो कर रहे हो ये सही है, या आपको संभावना लगती है कि वो आदमी और इस मिशन का है या इसी तरीके से सोचता है, तो उन लोगों को एक कॉल दी है
24 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में सुबह 10 बजे एक सेमिनार कर रहे हैं हम, जिसका थीम है पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। मतलब बच्चे की पढ़ाई लिखाई में मूल रूप से हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या गलत हो रहा है, क्या हमें ठीक करना है, और गांव अपने लेवल पे क्या करना चाहता है। तो यदि आपका पूरा गांव तैयार होता है इसके लिए, तो फिर हम लोग जनता सरकार मोर्चा वाले अपना टाइम, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी सब कुछ अपनी तरफ से देंगे गांव को। मतलब गांव को अपनी तरफ से कोई पैसा खर्च नहीं करना है इस पूरी प्रोसेस के अंदर हमें देने के लिए। अपने गांव के अंदर जो करने के लिए करना है वो करना है। तो हमको अपनी व्यवस्था इस टाइप की बनानी है, जिस व्यवस्था के लिए हम लोग चले हुए हैं वो मिशन ये है कि गांव का पैसा गांव में ही रखना है, गांव का धन, गांव की मेहनत गांव में रखनी है। यदि हम कमा कमा के सारा पैसा बाहर कंपनियों को देते रहेंगे तो एक दिन हम सब कंगले हो जाएंगे। और आज सिचुएशन ये है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप की जो कोशिश रहती है या माँ बाप की जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अपने बच्चे को हम भविष्य के लिए कैसे तैयार करें, कि हम अपने बच्चे को भविष्य के लिए कैसे तैयार करें। भविष्य के लिए कैसे? जैसे आज जो माँ बाप अपने बच्चे पे जोर लगा रहे हैं वो 2024 में क्या दौर चल रहा है उसके हिसाब से लगा रहे हैं। 2024 में आपके पास कितनी ज़मीन है, 2024 में आपके फैमिली में कितने लोग रहते हैं, 2024 में रोज़गार के साधन क्या हैं, उसके हिसाब से आप अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हो। जैसे आज से मैं अगर अपने स्कूल टाइम की बात करूं तो आज से 25 साल पहले जब कोई बच्चा नॉन मेडिकल करके निकलता था तो उसे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल जाता था अगर उसने थोड़ी सी तैयारी करी हुई है। और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलने से इंजीनियरिंग करने के बाद उसे किसी बाहर की कंपनी का ऑफर भी आ जाता था आसानी से, और वो खूब पैसे कमा के भेजता था। तो सभी माँ बाप ने अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करनी स्टार्ट कर दी। मेरा छोटा भाई मेरे से लगभग 10 साल छोटा है। तो जब मेरा भाई पढ़ने लगा तो मैंने अपने भाई को बोला कि मैं तुझे इंजीनियरिंग नहीं करवाऊंगा। तो हमने फॉर्म भी नहीं भरा इंजीनियरिंग का। उसने कहा कि क्यों? कि इसलिए कि आज से 10-15 साल बाद आपके हर गली में इंजीनियर मिलेंगे और ये इंजीनियरिंग को पूछने वाला कोई मिलेगा भी नहीं आने वाले टाइम में, क्योंकि माँ बाप आज की स्थिति के हिसाब से अपना सिलेबस अपने बच्चों को करा रहे हैं और ये स्थिति आज से 15 साल 20 साल बाद नहीं रहने वाली है। तो यदि हम अपने बच्चों को आज किसी दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि जो बच्चा आज 6 साल का है जब वो रोजगार करने लायक होगा तो आज से 15 साल बाद वो रोजगार के लायक होगा। तो 15 साल बाद स्थिति क्या होगी और 15 साल पहले क्या थी, एक बार हिसाब लगा लो गांव की तो उससे हमें अंदाजा आ जाएगा। 15 साल पहले अपनी ज़मीन के ऊपर कितना लोन था, 15 साल बाद कितना हो जाएगा, 15 साल पहले हमारी पेइंग कैपेसिटी क्या थी, 15 साल बाद क्या हो जाएगी, 15 साल पहले हमारे घर में कितना धन था, कितना सोना चांदी था, आज कितना है, 15 साल पहले मतलब हम किस तरह से रहते थे और आज हम कैसे रहते हैं। इसके बेसिस पर हमें यह तय करना पड़ेगा कि आज अपने बच्चों को किस दिशा में लेकर के जाना है। आज आप अगर अपने गांव का हिसाब किताब लगाओगे तो गांव के लगभग प्रत्येक व्यक्ति की ज़मीन बैंकों में पड़ी होगी गिरवी केसीसी के नाम पे। तो जो आपकी व्यक्तिगत ज़मीन है वो तो केसीसी में पड़ी है, और जो आपकी सामूहिक ज़मीन है उसमें आपके अस्पताल की, जोहड़ की, चौपाल की, स्कूल की, सचिवालय की और जितनी भी बणी की, श्यामलात जंगल की, वो सारी ज़मीन सरकार ने अपने नाम कर ली है। तो सामूहिक ज़मीन आपके पास है नहीं, सामूहिक ज़मीन तो सरकार की हो गई, व्यक्तिगत ज़मीन गिरवी पड़ी है। पे करने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है पूरे गांव में, हो तो बता दो। आपको अगर केसीसी के पैसे जमा कराने पड़ते हैं तो लेके जमा कराने पड़ते हैं, लेके आप जमा कराते हो और फिर जब वहां से उसको रिन्यू करा देते हो तो फिर अगले के वापस करते हो। और ये सिर्फ आप नहीं करते हो, गांव में कितना ही बड़ा जमींदार हो सब ऐसे ही कर रहे हैं। तो जिसने आप बैंक में पैसे लेने चले जाओ तो बैंकों के पास भी पैसा नहीं है, जिस पे जमा करा रखे उनके पास भी पैसा नहीं है, जिन्होंने केसीसी ले रखा उनके पास भी पैसा नहीं है। वो पैसा है कहाँ?
पैसा आपके पास भविष्य में है नहीं, तो धन भी आपके पास नहीं, जमीन भी आपके पास नहीं, डांगर आपके पास नहीं, पानी गांव के पास अपना नहीं, बिजली अपने पास नहीं, बीज अपना नहीं, खेत का बीज अपना नहीं है, डंगरों का बीज अपना नहीं है, और अब तो IVF इतने खुल गए, मानस का बीज भी नहीं बच रहा। मतलब आज से मैं 15 साल बाद की स्थिति की तरफ एक बार नजर दौड़ा करके आपको एक पूरी कहानी बता रहा हूं कि हम कहां होंगे, इसकी तरफ अगर हमने आज नहीं सोचा तो हम आने वाले टाइम में पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने वाले हैं। इसकी योजना सरकार ने बना रखी है, सरकार ने बना रखी है आपको बर्बाद करने की योजना। ये जो टूटी चलती है 3-3 घंटे बिना बंद किए और दिन रात ऐसे ही बहता है पानी, ये पिछले 25 साल से बह रहा है, 25-30 साल से बह रहा है ये पानी। तो नीचे का पानी जब 25-30 साल से सरकार ने पूरे देश के हर गांव का पानी, नीचे का पानी निकाल के बाहर फैला दिया है, और जो जोहड़ में पानी जा रहा है उसको गंदा करने के लिए आपका सीवरेज का, उसका टॉयलेट का पानी की पाइप भी वहां निकाल रखी है, और जो आपका वो टॉयलेट में जो डलता है नीला नीला सा केमिकल, उसकी वजह से अंडरग्राउंड पानी भी बर्बाद हो रहा है, और फैक्ट्रियों का गंदा पानी भी नदी के अंदर डाला जा रहा है, और अंडरग्राउंड बोर करके मिल का गंदा पानी भी नीचे डाला जा रहा है। तो आपके पास पानी पीने के लिए नहीं बचेगा, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं वो। आपके पास पानी कहां से आएगा, इसकी क्या प्लानिंग है आपके पास? बीज कैसे बचाओगे, जमीन कैसे बचाओगे, बच्चे कैसे बचाओगे, कोई प्लानिंग नहीं है। मैं बताऊंगा गांव के पास अगर इन सारे पहलुओं पे चर्चा नहीं की, लंबी चर्चा चले, लंबी चर्चा करके हम लोग बहुमत के हिसाब से नहीं कि बहुमत किधर जा रहा है, सही के हिसाब से सत्य क्या है, सच क्या है, सबके बच्चों को साझला मानकर कैसे गांव अपनी व्यवस्था खड़ी करे, इस पे अपना मिशन है कि गांव की अपनी व्यवस्था हो। तो यदि आपको ये लगता है तो हम इस मिशन में समझे हुए कुछ लोग बुला रहे हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 24 नवंबर को सुबह 10 बजे कि आप एक बार आइए। पूरे देश में जो इसी सोच पर काम करने वाले लोग हैं वो जब इकट्ठा होंगे, बीज बचाने वाले जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20-20 साल बीज बचाने पे दे दिए, जो पानी बचाने पर लगे हैं, जो दूसरे प्रोसेस में लगे हैं, जो न्याय प्रक्रिया में लगे हैं, वो लोग भी वहाँ होंगे। हमें एक दूसरे से बहुत ऊर्जा मिलेगी, और फिर अपने गाँव के अंदर 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम कैसे खड़ा किया जाए, फिर इस पे भी आप आगे काम कर सकते हैं। तो ये गांव की मदद से होगा। ये तय है कि बाहर से कोई आदमी गांव को बदलने नहीं आएगा। ना डीसी ने ठेका ले रखा, ना MLA ने, ना MP ने, ना CM ने, ना PM ने, ना सरकारी मास्टर ने, ना किसी वकील ने, ना सरपंच करे, कोई नहीं करे। बच्चे आपके हैं, बर्बाद आपकी औलाद हो रही है, इनको ठीक करने का काम केवल आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, और कोई रास्ता नहीं है। पुलिस अगर चौकी बना देगी तो नशा बिकना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर आ गया गांव में तो बीमारियां होनी आ जानी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब डॉक्टर आने के बाद बीमारियां कम नहीं हुई हैं, बढ़ी हैं, और पुलिस आने के बाद अपराध बढ़ा है, नशा बढ़ा है, समाज टूटा है। इसका मतलब बीमारी की जड़ कुछ और है और हम जोर कहीं और लगा रहे हैं। तो बैठ के समाज को इस पर चिंतन करना पड़ेगा। यदि समाज के बुद्धिजीवी लोग, चिंतनकारी लोग अगर इस पर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए 24 तारीख को आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं तालकटोरा स्टेडियम के लिए कि जितने भी ज़्यादा लोग अगर यहाँ से जा सकते हैं, आपको सपरिवार, मतलब हम लोग वहाँ जो कॉल कर रहे हैं वहाँ पति पत्नी दोनों को कर रहे हैं कि घर में अगर दादा दादी संभालने वाले हों तो बेशक बच्चों को छोड़ दो घर पे, नहीं तो बेशक बच्चों को भी ले आओ। लेकिन मुद्दा ये है कि यदि एजुकेशन के मामले में हम ये समझा रहे हैं कि आपको अपने गांव के स्कूल के अंदर वैसी फैसिलिटी लेके आनी पड़ेगी, तो माँ को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर दूसरे का बच्चा टाई लगा के जाओ तो मेरे वाला गांव के सरकारी में क्यों जाओ है। तो माँ को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका बच्चा अगर बचाना है तो गाँव का पैसा गाँव में रखना पड़ेगा। मैंने गाँव में रिसर्च करी थी, 4500 उस गाँव की वोट थी। उस गाँव का 1300 बच्चा पढ़ने के लिए शहर जाता था। 53 लाख रुपया महीने का वो 4 स्कूल के मालिकों को दे रहे थे। तो जी प्राइवेट स्कूल मैं आप प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, सिंगल आपकी घर में मोटरसाइकिल, कार इन्होंने लूट लिए। आप एक किक मारते हो तो इन सारा पैसा उन्हीं कंपनियों को जाता है। एक KCC के लिए सरकार ने भी ये जरूरी कर दिया। आप इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कंडीशंस हैं ये एक पूरी योजना का हिस्सा है। ये पैसा क्या है, लूट कैसे चलती है, कर्जा कैसे है, ज़मीन कैसे जाएगी, इस पर लंबे हम लोग लेक्चर्स हैं। हम 3-3 दिन की ट्रेनिंग इसके अंदर देते हैं ताकि आप समझ लो
भाई अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये समस्या है और समस्या का ये कारण है, फिर मुझे समाधान बताने की जरूरत नहीं, समाधान आपके सामने ही है। जब समस्या का भी समझ में आ गया और समाधान भी पता लग गया, कारण भी पता चल गया, तो समाधान हो सकता है। समाधान तब तक नहीं होगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आप पूरी तस्वीर को नहीं देखोगे। पूरी तस्वीर यानी आपके सामने सारी प्रॉब्लम डॉट्स के रूप में है। जैसे अखबार में आपने देखा होगा ना, बिंदु बिंदु से लगे होते हैं और उसमें लिखा होता है बिंदुओं को जोड़ें, तो 1 से 2, 2 से 3 जब आप जोड़ने चलते हो तो एक पूरी तस्वीर बनती है। तो ऐसा करके सारे पहलुओं पे लंबी चर्चाओं की आवश्यकता है। तो पहले हम एक बार जुड़ेंगे इनिशियली, और जुड़ने के बाद फिर हम एक दूसरे के साथ मिल करके अपने गाँव को बचाएंगे। आपके गाँव को आप ही बचा सकते हो, सिर्फ यही एक मतलब कोर लाइन है, और मेन उद्देश्य है जल, जंगल, जमीन, जानवर बचाना, और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म में से पैसे को, पूंजीवाद को निकालना। ये गांव कैसे करेगा, इस पे तो डिबेट लंबी है। अभी फिलहाल के लिए हम आपको 24 तारीख के लिए निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि गांव से जितने ज़्यादा यूथ, नौजवान, बुजुर्ग जितने भी जा सकें, चाहे कैसा भी तबका हो, आप आइए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जयवंतर भाई, एक बार न्यू तो बताओ, जल संरक्षण उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शहर में रहता हो चाहे गाँव में, अपने लाभ के लिए हर कोई काम करता है। तो हर कोई ये सोचता है कि मेरी अगली पीढ़ियों को फायदा मिले, हर कोई। अब हमें सिर्फ बैठकर ये समझाना है कि तेरे इस कार्य से ये होना है और इस कार्य से ये होना है। अब तय आप करो कि आपको कौन सा काम करना है। भाई साहब, मुझे आप सिर्फ इतना बता दो कि इन मुद्दों पे घंटों घंटों चर्चा करने के लिए आपके गांव में, पूरी आपके जीवन में कितने लोग आए हैं? चलो ठीक है, बाहर से कोई नहीं आया। अब ये बता दो, आपके गांव के कितने लोगों ने इसके ऊपर लंबी चर्चा या लंबा काम किया है? नहीं करा ना। तो जब करे तो कोई भी काम बिना करे कैसे होगा दोस्त? मतलब चाहे बात समझाने की हो, चाहे समझने के बाद उसके ऊपर प्रैक्टिकल अमल करने की हो, उसमें से एक भी काम अपने आप नहीं होगा। अब रही बात सरकार की, सरकार को कौन चलाता है? पॉलिटिकल पार्टियां। पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग कहां से मिलती है? बाजार से। तो बाजार जो कहेगा उसमें बैठे विधायक और सांसद को वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो वहां से जो पॉलिसी बनेगी वो बाजार के हिसाब की बनेगी, वो गांव के हिसाब की नहीं बनेगी। ठीक है ना जी? तो बाजार को जहां फायदा होगा, अगर एक परिवार के, मान लो एक दादा के अगर 6 बच्चे और उनके पोता पोती एक ही घर में रहते होंगे, तो भाई साहब उसमें सरकार का और बाजार का नुकसान है। सारी वोट एक के आदमी के हाथ में होगी। अगर इन्हीं 6 बच्चों को, एक को दादरी नौकरी लगा दो, एक को ब्याणी भेज दो, एक का बिजनेस दिल्ली खोल दो, एक चंडीगढ़ खोल दो, एक का बालक कहीं पीजी में रहने लग जाए, एक कहीं हॉस्टल में रहने लग जाए, तो अब जब 6 बालक थे तो अब उनको 6 घर बनाने पड़ेंगे, 6 कार लेनी पड़ेंगी, 6 वो मोटरसाइकिल लेनी पड़ेंगी, उनको मोबाइल हर एक बंदे के हिसाब से लेना पड़ेगा, उतने ही आप 6 टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, लाइट, रसोई, मतलब सिलेंडर, बर्तन, सारे छट हो जाएंगे। तो आपके अलग होने से बाजार का फायदा है कि गांव का फायदा है? बाजार का फायदा है। अगर सारा पैसा गांव के गांव में घूमता रहे तो गांव का फायदा। अगर सारे लोग कमा कमा के कंपनियों को देते रहे तो हम तो एक दिन खाली होना तय है। तो जब अपन बैठ करके हम क्या करते हैं पता है? हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है दोस्त? हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम मुट्ठी भर लोग अपने आप को क्रांतिकारी समझ लेते हैं और न्यू सोचते हैं देश बदलांगे। जिसको बदलना है ना, जिसके लिए बदलना है, उसको जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक बदलना संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा गांव को बैठना पड़ेगा। गरीब अमीर सब बैठो, सबको समझ नहीं आएगी, ये पक्का है। मैं आपको बताऊं, सबको समझ नहीं आएगी, ये कन्फर्म है। लेकिन ये पेड़ कितना पुराना होगा जी? ये तो 150 साल। 150 साल पुराना। 150 साल पहले भी इतना ही बड़ा होगा क्या यो? तब ये बीज रूप में होगा इतना सा। आज ये 150 साल बाद इतनी छाया देता है, इतनी निम्बोड़ी देवर, देसी बीज अपना ये मिलने ही मुश्किल हो जाए आजकल, देसी पेड़ तो मिलने। तो 150 साल पहले ये बीज रूप में था और आज ये पूरा पेड़ है। इसी प्रकार से मैं तो आपके बीच में इस विचार का बीज रूप लेके आया हूं साहब। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ हो, अगर आपको जरूरत हो,
आपके गांव में आवश्यकता हो, आपके गांव को लगता हो कि ये ठीक काम है, तो इसको खाद पानी देना और इसको बीज को बचा के इसको पेड़ बनाना, ये जिम्मेदारी गांव की है। समझ रहे हो मेरी बात का? विचार को बीज रूप में लेकर के आए हैं आपके बीच में। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर ये भी समझ में आना चाहिए कि आपके गांव को बचाने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। किसी ने ठेका नहीं ले रखा, जिनकी औलाद बर्बाद होने लग रही है उन्हें ख्यास नहीं है, फिर किसी ने क्यों जरूरत होगी भाई? हम अगर मैं ये कहूंगा ना मैं आपके गांव में आके बदलूंगा कोई चीज, तो भाई मैंने तो दिहाड़ी चाहिएगी, फिर बदले में कुछ न कुछ चाहिएगा। मैं क्यों बदलूं भाई? मैं अपने गांव ने बदलूंगा, मैं वहां बदलूंगा, तो आप अपने ने बदलोगे। हाँ, मेरे वहां से कोई चीज की जरूरत पड़ेगी और आपके यहां से किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो सहयोग रूपी हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं। जब किसी के साथ अन्याय चल रहा हो तो उस टाइम पे आप इकट्ठे हो सकते हैं, अदरवाइज करना तो ये मित्र अपने को ही पड़ेगा खुद ही। अब इसमें बता देंगे जब सबको, तो सबके दिमाग में बात का बीज चला जाएगा। उस वक्त मैंने अपने गांव की मैं बताता हूं, जिस गांव का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको थोड़ी देर पहले, उस गांव में हमने नौजवान बच्चे निकालने थे। हम एक हफ्ते तक गांव के प्रत्येक घर में आधा आधा घंटा लगा के 3-3 बार गए। हमने 6 टीमें बनाई, 7 टीम में, कि तुम इस गली में, तुम इस गली में, तुम इस गली में, तुम बात समझा के आओ। तुम्हारे समझाने में कुछ कमी होगी तो वो उस गली वाली टीम में कहीं समझाओगी दोबारा जाके ने, फिर तीसरी गली वाली टीम जाके दोबारा समझाओगे, फिर न्यू आपस में बदली करके इब जाओ, इब न्यू जाओ। तो 3 बार विजिट करी जब हमने हर घर को, तब हमने एक चीज देखी कि बात समझ में आने के बाद उस गांव की 1800 वोट थी और लगभग 1100 आदमी मीटिंग में अवेलेबल था जी। 1800 वोटों का गांव, सॉरी 800 वोटों का गांव था और बच्चों समेत 1100 लोग थे। तो ये आपके नजदीक का ही गांव की बात कर रहा हूं। हाँ, मतलब ये था कि 800 या 1800 ऐसे कुछ, मतलब मेरा नंबर में गड़बड़ा, लेकिन 1000+ आदमी वहां अवेलेबल था। किसी गाँव में बोले आज तक किसी मुख्यमंत्री या एमएलए किसी की सभा नहीं हुई जितनी बड़ी सभा हुई। फिर मैंने वहाँ ऑफर दिया उनको, भाई मेरे पास यह टेक्नोलॉजी है, जो अगर आपने अपने गांव के बच्चों के लिए यूज़ करनी हो तो मैं फ्री देने तैयार हूँ। शर्त यह है कि आपके गांव का आदमी होना चाहिए जो इसको सीखेगा। मैं आपको फ्री सिखाऊंगा, घर बैठे सीखना है, कहीं जाना नहीं है। 63 बच्चों ने क्रांति के लिए अपना नाम लिखवाया कि जी हम इसमें साथ हैं आपके। 63 बच्चों ने ट्रेनिंग स्टार्ट करी जी। ट्रेनिंग खत्म करी सिर्फ 6 जनों ने। फिर उन 6 जनों को फिर 3 दिन समझाने ले गया अपनी गेल, ये बताया जिन बेसिक कर ली घर बैठे बैठे, फिर उनने मैं 3 दिन में अपने साथ रखे। अब उनने मेरे से एक एक चीज़ पूछी, ये कैसे बदलेगा जी, ये कैसे होगा जी, इसको कैसे समझाएं, गाँव वाले इस बात पर तो न्यू कवा हैं, इस पर तो न्यू कवा हैं। फिर उनसे बताई भी ये न्यू समझेंगे। जब मैं सारी बात उनका समझ में आ गई, फिर उनने गांव पे काम चालू करा और गांव का प्रत्येक व्यक्ति उस टाइम पे हमारे साथ खड़ा हो गया था। एक टाइम ऐसा आया है, ऑन रिकॉर्ड बोलना ठीक नहीं लेकिन बंद कर लो था। मतलब गांव वाले ना, जो बुजुर्ग लोग हैं, मैंने कहा कर दे कि ये बालक क्यों कर सुधर गए यार, इन सुधरने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो रूटीन की लाइफ के लिए नहीं बने थे अगले बच्चे बेचारे। लेकिन जब उन्होंने गांव के ऊपर काम करा तो सारा गांव ने अप्रिशिएट करा करता कि इस टाइप के बच्चे। फिर उसके बाद उन 6 की गेल, फिर जब हमने मिशन थोड़ा आगे बढ़ाया 6 और जुड़ गए। मैंने कहा सब एक एक आदमी, सारे लोग कम है जी, हमने भी जोड़ो। मैं कहा अब एक एक ना जोड़ लो पहले। फिर 6 जुड़े, फिर आसपास के 7 गांव तो ट्रैलियां भर के आए थे अपने कार्यक्रम के अंदर कि जी हमारे गांव में भी ये कार्यक्रम चालू करो। फिर मेरे एक बात समझ में आ गई, जिस दिन गांव वालों ने मेरे को ये कहा ना, अगर जी सरपंच के इलेक्शन है, सरपंच किने बनावा आप बताओ। मैं बोला भाई मैं इस राजनीति में नहीं घुसूंगा, ये गांव तुम्हारा है। हाँ तुम एक काम कर लो, पूरा गांव छांट के 10 सरपंच मेरे दौरे ले आओ, उनमें तो एक बता दूंगा। मैं अपना आदमी कैसे कह दूंगा कि भाई वो मेरा आदमी सरपंच बने या मैं जानकारी। तुम 10 आदमी अपने गांव के साथ 10 सरपंच ले आओ कैंडिडेट, उनमें तो मैं एक कैंडिडेट तो बता सकूँ कि यो बेस्ट सरपंच बन सका है। मैं वो टैलेंट देख कर ना कि यू सरपंच बनने का इसमें गुण बढ़िया है। लेकिन मैं न्यू नहीं कहूंगा कि कौन किसने सरपंच बनाओगे, ना मेरा कोई रोल है। मुद्दे दे दूंगा कि ये मुद्दे हैं, इस मुद्दे पर जोन सरपंच बोलता हो, जोन काम करता हो उसने बना लो। तो वो मैंने
क्योंकि लॉकडाउन से पहले की बात है या, और फिर लॉकडाउन लग गया, मेरे जो समझ में आ गया कि ई बिया मिशन एक गांव तक नहीं रुकना चाहिए। इसमें लोगों के समझ में आवे है, जहां जहां हम गए कोई आदमी नहीं कह दो अगर भाई छोरे तेरा इसमें यो तेरा यो फायदा है इसमें, और मैं नहीं कहूँ मेरा नुकसान नहीं कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को अपने बच्चे के लिए इतना अच्छा समाज मिल जाएगा, मैं इससे बढ़िया अचीवमेंट क्या होगी जी। आज मेरा बच्चा 12वीं क्लास पार करके कॉलेज में चला गया, उसकी गेल के सारे बालक मोबाइला में, अश्लील वीडियो में, गंदगी में, इंस्टाग्राम में, सारे इन काम में फंसे पड़े। मैं कब तक बचाऊंगा अपने बालक ने भाई? मैं तो फंस रहा हूं। मैंने अपना बच्चा बचाने के लिए, अगर चल मान लो यो बच्चा मैंने हांगा लागा बचा लिया अपना, मैं अपने पोता पोतिन के ऊपर बचाऊंगा जिस हालत नाश होने लग रहा है। तो मजबूरी है आपकी, ना यो गांव के लिए कर रहा मैं, ना देश के लिए कर रहा, ना समाज के लिए, ना आपके लिए, ना आपके गांव के। मैं तो अपने बालक खातर, अपनी पीढ़ी खातर कर रहा हूं। आपने लगता यू ठीक काम हो तो आपने भी अपनी पीढ़ी के लिए करना पड़ेगा। सीधा सा एक फंडा है बस, और कुछ नहीं। ना मेरा आप पे कोई शान, ना आपका हमारे पे कोई शान, ना हम तार पे तो कुछ लेने दे, ना तो हमने हमारे पे लेना। जो हमारे पे है वो, जो हमारे पे हमारा यूज कर लो। अर्जुन सी बात खातर मैं आपने यूज करना आया हूं। मैं कह रहा हूं भाई दिल्ली में आ जाओ, उसमें आ जाओ, आया जाओ तो आ जाओ, नहीं आया जाओ लगता होगी यूं खाम खाई कर रहा है तो टाल मारियो भाई। आप तो न्यू भी नहीं कर, कोई मजबूरी है भाई। यो मिशन है, इस मिशन में कुछ गलत हो उसने दूर कर देंगे, और जो ठीक जुड़न का दिखेगा उन्हें जोड़ांगे, लेकिन रवांगे इस मिशन पे। चाहे इसमें हमारे गल मानस जुड़ो जी 4, और चाहे जुड़ो 4 लाख, यो ही रहोगा अपना मिशन। मतलब मेन मिशन यो है।